हेलो एवरीवन, दिस इज राज फ्रॉम रेडिकल टेक आर्ट, योर प्रोसेस ऑटोमेशन स्ट्रेटेजिस्ट। आज हमारे पास है बिन्नी शर्मा, पावर हाउस परफॉर्मर बीडी शर्मा। जो इंडिपेंडेंट सिंगर एंड कंपोजर भी है। सो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में 4500 से भी ज़्यादा लाइव शोज किए हैं। मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था कि अगर कोई बंदा 12 साल से भी ज़्यादा हर रोज़ एक परफॉर्मेंस दे तब जाके इतना होता है। स्टार्टिंग के जो 10-12 साल थे, आई वाज प्रॉब्ली डूइंग शोज एवरी डे। एक टाइम था जहाँ पे आई वाज परफॉर्मिंग फॉर 5 bands at one time, and all the bands were doing different music. So I was also doing jazz, and I was also doing blues and English music हो रहा था, हिंदी म्यूजिक हो रहा था, सेमी क्लासिकल हो रहा था। All of that is happening. क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि आर्टिस्ट को अपने आप को जॉनर बाइंड करके नहीं रखना चाहिए। सो फॉर मी इट इज़ ऑलवेज अबाउट राइटिंग ओरिजिनल स्टफ। ज़्यादातर हमारी लाइफ में हम लोग रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। एंड मैं जैसे आपको देख रहा हूँ कि आपने अगर रिएक्ट किया होता तो आप यहाँ पे नहीं होते। जिन लोगों ने आपको वहाँ पे बुलाया है, दे वॉन्ट टू बी एंटरटेन, दे डोंट केयर अबाउट योर पर्सनल लाइफ। दे पेड यू टू बी ऑन दैट स्टेज. Now it is your responsibility as an artist to make sure they're entertained, and that is what stage teaches you. आप स्टूडियो में गाने बनाते हैं, स्टेज पे आप कनेक्शंस बनाते हैं. We always say music is the bestest meditation is because of this reason. Because when you're performing for people, when you're connecting, you forget whatever is happening in your life, and then you're in that moment living it, making sure that they get the experience as well. Right. और अब आप वो एक united experience का part है, and that's the beauty of music. As a band, we've always been a band that plays music. We have never been a tape recorder band या plug and play band. आपने कभी अपने ओरिजिनल सॉन्ग को मतलब कोई सेट ऑफ लिस्ट म्यूजिक का जो आपने बनाया है, जो कोई क्राउड के लिए आप परफॉर्म करने वाले हो, और सडनली आपने बीच में आपका कोई ओरिजिनल ट्रैक डाला हो और क्राउड को बहुत मज़ा आया हो? Mood Swag is still something that people want me to sing. It's a story about this guy with a दाढ़ी और उसका confusion in life. Okay, that is Mood Swag. कि यार माँ बोलती है क्या मवाली बन के घुमा हुआ है तू, दाढ़ी निकाल, और फिर बाहर जाते हो गर्लफ्रेंड बोलती है कितना हीरो लग रहा है. So now imagine the confusion of that guy. Okay, Can you sing 2 lines for that song? बढ़ गई है मेरी दाढ़ी, बिना पैसे के उधारी, लगता हूँ मैं मवाली ऐसा मॉम कहे, मुझे क्यों लगता है क्या फर्क पड़ता है, दाढ़ी है बड़ी करारी गर्लफ्रेंड कहे. हेलो एवरीवन, दिस इज राज फ्रॉम रेडिकल टेक आर्ट, योर प्रोसेस ऑटोमेशन स्ट्रेटेजिस्ट। आज हमारे पास है बिन्नी शर्मा, जो इंडिपेंडेंट सिंगर एंड कंपोजर भी है। सो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में 4500 से भी ज़्यादा लाइव शोज किए हैं। तो उनसे जानेंगे कि स्टेज ने उनको क्या सिखाया और वो क्राउड से भी क्या सीखते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से। So Binny, welcome to Radical Talk Show. Thank you so much. Yeah, thank you so much for having me here. Yeah. So Binny, पहले तो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि ये मतलब लोगों की हॉबी होती है गाने का, बट आपने इसको प्रोफेशन बनाया है। तो मुझे जानना है कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइक मैं भी बाय प्रोफेशन पहले आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो मेरी हॉबी थी, बट लाइफ में एक टर्निंग मोमेंट ऐसी आई कि मैंने वो छोड़ दिया। कई बार आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो मुझे आपसे जानना है कि मतलब आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और स्टिल आपने इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया? Yes, so lot of challenges जो नॉर्मली हर एक सेक्टर में आते हैं, वैसे ही चैलेंजेस ये वाले में भी आते हैं. But I'm just very fortunate that I could carry on with it, because I think from the time I remember, I always wanted to do this. So for me, it started like it starts for anyone. It is like an hobby. That is how it started. I was born and brought up in Bharuch. That's where I started my musical journey as well. And my dad used to work with GNFC.
So JNFC, if at all everybody knows about this, JNFC has this a beautiful community in itself. So they have the schools and hospitals and all of that stuff. And in that school, I used to, this was a part of my extracurricular as well. तो इस तरह से म्यूजिक शुरू हुआ and fortunately everybody was liking whatever I was doing. I come from a family where both my mom and dad, they're both singers but not professionally. They never took it professionally. But I was listening to some very good music at home only. तो मेरे पापा की गजल की कलेक्शंस या मेरे मॉम के भजन की कलेक्शंस, और आप इंडिया में हैं तो आप बॉलीवुड तो सुन ही रहे हैं. So all of this is how it all started. Then I started my classical journey with Suketu sir in Bharuch. So that is how it all started. Then we shifted to Ahmedabad. Ahmedabad mein got in touch with few musicians. They said, "Kya to acha gaata hai? Why don't you join the band?" By the way, a lot of people don't know I started with Garba. Okay. So my first band was a Garba band. And that is how it has been. And it's been almost 25 years. Okay. So it's been a long journey. It's great. And ongoing always, yes. आपने अपने जर्नी के बारे में बताया और मैंने देखा कि आपने आज तक 4,500 से भी ज्यादा लाइव शोज किया है. तो मतलब मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था कि अगर कोई बंदा 12 साल से भी ज्यादा हर रोज एक परफॉर्मेंस दे तब जाके इतना होता है. तो मुझे जानना है कि मतलब ये कैसे पहले तो पॉसिबल हुआ, क्योंकि दिस आर अनरियल नंबर्स फॉर एनी पर्सन. You're absolutely right. The reason the longevity has added to that, because I've been around for almost 23-25 years, that longevity has helped. In fact, starting के जो 10-12 साल थे, I was probably doing shows every day. Okay. That was the scene. Every cafe I was performing, every cafe I was opening in Ahmedabad, there were these fixed cafes that I was playing at, all of that. So journey started with a lot of these cafe gigs, a lot of these small Garba gigs. Then we eventually formed a band, which was like a 4-piece band. We would perform in colleges and stuff. Then I started playing for other bands as well. So एक time था जहाँ पे I was performing for 5 bands at one time. And all the bands were doing different music. So I was also doing jazz, and I was also doing blues, and English music हो रहा था, Hindi music हो रहा था, semi-classical हो रहा था. All of that was happening. Gujarati हो रहा था. Yeah, this is how it has been. For me, I always wanted to push my limits in terms of being an artist. क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि आर्टिस्ट को अपने आप को जॉनर बाइंड करके नहीं रखना चाहिए, या बाइंड करके नहीं रखना चाहिए इन जनरल. So for me, it was always about writing original stuff, writing my own songs. From the very beginning, I wanted to do my own songs when I go on stage eventually. कि पूरी playlist is just something that I've written and composed and produced. So in my thought, I think I was always an independent musician. Okay. So yeah. So what is your next plan? Like आप अपने next 5 साल में आपको कहाँ देख रहे हो? यार बहुत कुछ हो रहा है. Next 5 years we're planning a film where me and my wife, we're both writing a film. Plan is to make sure that it happens. So that is there. A lot of independent music is happening. A lot of songs are going to release. Plan is to release a song every month. And we take a lot of time because as creative people, we also want to give an experience in terms of videos. So me and Shikha, my wife, is a filmmaker. और हमारा हमेशा purpose यही रहा है कि गाना तो easy है. अब now with the distribution and everything, to put out a song is easy. But to put out a song in the way where people can connect to it as well, there's always a thought behind writing a song. So for them to understand that this is the thought behind writing the song, and then give them that visual treat also to understand that, all right, this is what he wanted to say. As a musician, I can put out, and everybody, अगर मैंने audio डाल दिया, everybody would have their own thought of how they perceive the song. Like for a lot of people, Dastak is a love track. A lot of people love Dastak is a freedom track. A lot of people associate Dastak with this indie pop scene that was there in like 90s and 2000s. And so audio wise perspective अलग हो जाता है. When you give that video, they'll say, अच्छा, this is what he wanted to say. Right, the song. And that is what the purpose is now.
doing a lot of independent stuff. There are films happening, composing for a few films, Gujarati films. There's a Hindi film happening. Movie is definitely something that we're looking forward to. ओके मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि लाइक यू आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 20 years, राइट? सो कहीं ना कहीं कभी आपके माइंड में ये थॉट आया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर ऐसे ड्रॉबैक्स आए लाइफ में कि जब आपको लगा हो कि थोड़ा अभी मुझे शिफ्ट करना चाहिए? हाँ, it does. And sometimes what happens is because you've been doing it regularly, आप ये इतना regularly कर रहे हैं कि आप sometimes as a creative person, there's a boredom also that hit. यस. It's not sometimes that कि यार लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, या I've been very fortunate, touchwood, I've been very fortunate कि जब भी काम किया है तो it has reached people. We were the first ones to kind of have that indie Hindi rock band. यहाँ पे वो concept था ही नहीं कभी भी. So to bring that concept to tell people that this is how the music can be done as well. क्योंकि उस टाइम पे segregation भी था. There were garba bands, there were rock bands, but there was nothing in the middle. राइट. And people who were not writing original stuff. That has been there. Like in the garba space also, you will see people singing the same garbas for 60, 70 years. In the rock scene, there were people covering a lot of rock bands. बीच वाला जो space था जहाँ पे bands like Strings would come and Euphoria would come and Silk Road, I'm talking about that time, where they're writing independent stuff, they're writing their own stories, and that is the space I wanted to fill. That is how I always saw myself. That is what I wanted to do all my life. So that is a space I wanted to build. So when we got into it also, we didn't have a benchmark कि लोगों को जाके कि इसके जैसा हम कर रहे हैं, ऐसा कोई बेंचमार्क भी नहीं था. अकूस्टिक सेशंस कर रहे हैं तो यू हैव टू टेल पीपल लाइक यू कैन डू अ शो ऑन वन अकूस्टिक गिटार एंड केटर 5,000 प्लस क्राउड. पॉसिबल है. इट्स द एनर्जी ऑफ द आर्टिस्ट समटाइम्स. सो दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. सो इन दैट प्रोसेस यू समटाइम्स फील कि यार अभी ये बोर्डम हिट कर रहा है तो और क्या. बट एज अ क्रिएटिव person, you also feel that there's so much more that you can do. So in this process, I was also a part of a private radio station. I was an RJ with My FM. I used to do a late night show called My World, जहाँ पे English गाने बजते थे. Okay. This is back in 2007-8. So that I've done. I also used to work with a placement agency as a HR consultant. I've done all of these things to understand what all do we have in terms of, is this the only experience? और मैं हमेशा बोलता हूँ music is a part of my life. Music doesn't define me. Yes, this is something that I do, but as a person, music doesn't define me. What defines me is what I become. What are these experiences in life that I accumulate? So for me, that has always been my driving force. कि मेरे को experiences करने हैं और क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है. I want to make sure that with biking also is the same thing, with traveling also is the same thing. I want to see what is happening with people, what do they think, and probably that is something that I incorporate in my music also. मेरी writing में वो दिखेगा आपको. Right. I cannot write a lot of mushy stuff, that I've realized. There is always a story that I would want to say. There's always a situation I would want to portray to people through music. इसलिए मैं बोलता हूँ people call me music teller, which is like a storyteller with music. So, and I'm happy with that. I love that. Okay. दूसरा मुझे ये जानना था कि लाइक आपने बोला कि 20 years it's been very long journey. So हमारे लिए भी हर एक दिन सेम नहीं होता. लाइक कभी आपका भी मूड ऑफ रहा होगा, कोई ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे कि जो लोगों को नहीं पता है. एट दैट टाइम अगर आपको परफॉर्म करने जाना है तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो? लाइक आपका मूड लो है बट आपको पता है कि स्टेज पे जाके एनर्जी हाई दिखानी है. तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो? उसके पीछे की आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहती है? आपका माइंडसेट तब क्या रहता है? वो मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि ज्यादातर हमारी लाइफ में हम लोग रिएक्ट ज्यादा करते हैं. एंड मैं जैसे आपको देख रहा हूं कि आपने
मतलब अगर रिएक्ट किया होता तो आप यहाँ पे नहीं होते। तो आप मुझे बताइए कि इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है एज अ आर्टिस्ट। Yeah, you're absolutely right. Sometimes it is very difficult क्योंकि आप इतने low phase में हो और आपको जाना है, आपको you have to make sure that you have to go and perform. राइट। So with a clear agenda कि जिन लोगों ने आपको वहां पे बुलाया है, they want to be entertained, they don't care about your personal life. क्योंकि आपने they paid you to be on that stage. Now it is your responsibility as an artist to make sure that they're entertained. And that is what stage teaches you. आप स्टूडियो में गाने बनाते हैं, स्टेज पे आप कनेक्शंस बनाते हैं. राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेज और स्टूडियोज का डिफरेंस क्या है. स्टूडियो इज अबाउट परफेक्शन, कि आपको हर एक नोट परफेक्ट करना है, क्योंकि स्टूडियो वाला जो रिकॉर्डेड स्टफ है वो बार बार लोग सुनेंगे. स्टेज पे आपको कनेक्शन बिल्ड करना है. राइट। They are going to connect to you as a person. They're going to connect to you as somebody who's bringing them value in that whatever 2 hours, 3 hours that you perform. So that's what it has been. Also, when you understand one art form, it becomes very easy to understand the other art form. So when you understand music as an art, you understand acting as an art as well. So you become a better actor. ओके। And now when you're on stage, in that process of acting like everything is okay, अब वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में आप वो ट्रांस में जा चुके हैं. Now that connection is built. Now you also as an artist don't realize कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, because now you're given it. इसलिए वो मेडिटेशन की तरह बात करते हैं ना हम लोग. We always say music is the bestest meditation is because of this reason. Because when you're performing for people, when you're connecting, you forget whatever is happening in your life, and then you're in that moment living it, making sure that they get the experience as well. राइट। और अब वो एक united experience का part है. And that's the beauty of music. The reason I always say I'm a blessed one. I get to do what I love doing. I get to connect to people in terms of every emotion as well. And you get paid for it also. ओके। आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब डिटेल में समझाया. मुझे एक दूसरी बात ये भी जाननी है कि इसी थॉट प्रोसेस में, इसी जर्नी में ऑडियंस ने आपको क्या सिखाया. लाइक कई बार ऐसा भी होता है कि ऑडियंस हर जगह पे सेम नहीं होती. Yeah. लाइक आप नवरात्रि में परफॉर्म कर रहे हो तो दे आर मतलब एनर्जेटिक, बट कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको क्राउड बहुत लो मिल रहा है, तो उस मोमेंट पे आप उनको कैसे कनेक्ट करते हो. Yeah, this is very beautiful, and I want to get into a detail of it. Yeah, if sure. at all you're okay with it. So I'll tell you what, as a band, we've always been a band that plays music. We have never been a tape recorder band या plug and play band. कि हम वो सेट लिस्ट डिसाइड करके आए थे, हमने वही गाने प्रिपेयर किए थे और वही गाने बजेंगे. We've never been one of those bands. मैं हमेशा, even to event managers, I always tell them that I pay my band guys to play and not to act. ठीक है. So in that process what happens is, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं लोगों के लिए, आप देख रहे हैं कि वो कौन से गाने पे वाइब कर रहे हैं. There are few trump cards that you play, कि just to understand the crowd. तो कुछ गाने होंगे जब आप डालेंगे और आपको लगेगा कि आप you want to see कि what are they reacting to, right? And on the go you will have to change the playlist also. And because we've been around for so long, we've heard a lot of music. Now you know that every generation is something that you can cater. हर एक जनरेशन को आप cater कर पाएंगे. उनका जो म्यूजिक है something that they like. Sometimes there is this crowd के मान लो वेडिंग के लिए बजा रहे हैं. Probably the young crowd, I'm just randomly giving you an example, कि probably उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस की है. Now the young crowd has gone to eat. Now when the band is playing, you're catering this 50s, 60s वाला crowd. अब आपकी प्लेलिस्ट में आपको लग रहा है कि नए गाने हैं because the young guys were there and this is what they said, but they're out there eating or probably having whatever time, great time. Now you have to make sure that you're singing for these people. So change the playlist. And that is what it is. See, stage has made me learn how to maneuver your life also. Sometimes you think कि life ऐसी है,
लेकिन इतने सारे वो कर्व बॉल्स देगी लाइफ कि आपको बोले नहीं शायद ये नहीं भी हो सकती है. इट्स द सेम विद, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट विद म्यूजिक, इट्स विद एवरी इंडस्ट्री कि आपको लग रहा है कि दिस इज, ये मेरा ब्लूप्रिंट है कि दिस इज हाउ इट शुड बी डन, एंड देन समबडी कम्स एंड कंप्लीटली destroys the way that blueprint was and succeeded, and you're like, oh shit, ये तो ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं. राइट. So this is what it is. आपने जिस हिसाब से ये पूरा सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, मैं आपसे क्या सीखा वो मैं बताता हूँ विद इन 2 minutes कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे यूज करना है Absolutely. और किसी भी मोमेंट में मतलब आपको कैसे प्रेजेंट रहना है ताकि आप लोगों को सुन पाओ. Yeah. सुनना दैट डजंट मीन कि वो कुछ बोले और आप सुन रहे हो. Yeah. उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको सुनना होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो दैट्स अ ग्रेट लर्निंग टुडे फॉर मी. मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपने जितनी बारीकी से बताई, मतलब शायद अगर हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सारी चीजें मतलब सॉल्व हो जाएगी. सो दैट्स ग्रेट. Now the next is I'm सीधा going and doing a spiritual journey. Now that is what I want to do. Spiritual journey in the sense what? Like what do you want to do in the? नहीं नहीं, अब मैं सीधा गुरु बानी दूंगा मैं. दूसरा मुझे ये भी जानना है कि जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, मुझे ये जानना है कि डेली रूटीन में मतलब आप स्पिरिचुअलिटी को किधर रखते हो, मतलब कितना मानते हो, या फिर वो मेडिटेशन वाले स्टेज में जाने के लिए, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारा नॉइज होता है, हम डेली बहुत सारे कन्वर्सेशन को डील कर रहे होते हैं, तो वहां से ब्रेक लेने के लिए और अपने आप को टाइम देने के लिए आप क्या करते हो? Yeah, I travel a lot. Okay. मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं अपनी बाइक लेके निकल जाऊंगा, एंड आई थिंक स्पेशली सोलो ट्रैवलिंग ओके. या सोलो बाइकिंग फॉर मी आई थिंक इज अ मेडिटेशन अगेन. जब भी मेरे को लगता है कि बहुत शोर हो गया है, देन बाइकिंग इज माई, आई विल पिक माई बाइक, पुट ऑन माई हेलमेट एंड राइड. एंड आई विल टेल यू व्हाई. व्हेन यू आर राइडिंग देयर इज नो नोटिफिकेशन, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, फोन उठाना, ये करना वो करना, कुछ नहीं कर रहे. नाउ यूर विथ योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस कि अब क्या करना है, एंड आई ऑलवेज कम बैक वेरी फ्रेश विद लॉट ऑफ फ्रेश आइडियाज. तो मेरे लिए ट्रैवलिंग हैज बीन वन. आई हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट आप किसी को दुख ना पहुंचाए. Obviously you want to joke around and do a lot of things with people and make sure that they're comfortable, and I have that thing. I would whosoever it is, I just want to make sure that they're comfortable around me. मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता. I just want to make sure that they're comfortable and happy. मतलब वो मिलके जाए तो ऐसे बोले यार मजा आया इसको मिलके. That has always been my motto. राइट. हो सकता है कि उसमें कभी कभी आप ओवर भी कर दें, थोड़ा यार ये कैसा है, एंड देन when you introspective saying कि नहीं यार आदमी तो अच्छा ही है. तो that has been my way of living also. That's all I do. Meditate. I have these few chants that I do, or music. Okay. When you're in that process making music, and music for me is not just singing. मैं हमेशा बोलता हूँ कि for me there are a lot of singers that people celebrate, but people now, I think it's high time where people now start celebrating people who write stuff. Original stories हो. Twinkle Twinkle Little Star लिख, लेकिन ओरिजिनल लिख. एंड उससे बहुत फर्क पड़ता है. आई थिंक एज अ म्यूजिक टेलर और एज अ म्यूजिशियन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम गुड स्टोरीज और योर एक्सपीरियंसेस, शेयर देम थ्रू एक्सपीरियंसेस. फिर लेटर देन यू गेट टू नो कि अच्छा बिजनेस इज ऑल्सो, आई मीन म्यूजिक हैज ऑल्सो बिकम अ बिजनेस. So you want to, and there are people who've survived doing just that. They've not even written a single song. We treat them as legends, and they've been doing this for like 50, 60 years. There are people like that. This is what I want to do. I think it's a responsibility of a lot of singer musicians to put out their stories. So बिनी, मुझे ये भी जानना है कि जब आप इतना बड़ा स्टेज जब आपको मिलता है और जहाँ पे शो करने जाते हो, तो प्री सेटअप में आपकी क्या प्रोसीजर रहती है जो आप ऑलवेज फॉलो करते हो? Pre setup as in as a singer or as a band? So I'll tell you what. So we always take about 1.5 to 2 hours to do the sound check. Okay. If that is what you're asking. Yeah. Sound check is what you're asking. Sound check and also for your
thought process and mindset. Yeah, so basically sound check जो है sometimes it gets too hectic to kind of even get into that zone. So sound check is भागते भागते आ रहे हो, साउंड लग रहा है आपको, इवेंट मैनेजर ने कॉल किया कि भाई अभी साउंड लग रहा है, अभी आपको साउंड चेक करना पड़ेगा. साउंड चेक करते करते लोग आना शुरू हो गए हैं. So you know कि अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. So what you do is finish the sound check is the most important one. You always focus on the sound check. Sound check का 1-1.5 घंटा चाहिए हमको. Okay. To set up, because that is when you set up the sound properly is when people will feel it. Every single thing that we're doing, and this minutest of the thing, maybe the guitarist playing the smallest of the lick, they'll be able to feel that, because पूरा जो music है is this amalgamation of all of these musicians putting in energy that moment, and अगर वो moment miss हो गया, they will miss it. The crowd is going to miss it. So that is what we focus on. And then normally you gargle. There are these few techniques, vocal techniques that you do just to open your throat and all of that. So it's very simple techniques. But if you keep practicing, वो भी कभी-कभी कम हो जाती हैं. जब आप सुबह में रियाज कर रहे हो, सुन रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, हम कर रहे हो, ओमकार कर रहे हो. I think those are all these part of getting yourself ready for the gig. So, okay. दूसरा मेन पॉइंट, जो आपने इतने सारे शोज किए हैं, ज्यादातर शोज नाइट्स के होते हैं, तो मतलब मुझे ये जानना है कि आप अपना डेली रूटीन कैसे मेंटेन करते हो, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, तो फ्लाइट्स डिले होना और नींद टाइम पे पूरी ना होना, ये बहुत सारा आपने फेस किया होगा. Especially जब गिग सीजन है, it is very very difficult to maintain a schedule. जिस तरह से लोग बोलते रहते हैं कि नहीं सुबह सुबह उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, I think it's always the opposite for artists. Okay. क्योंकि आप लेट सो रहे हो, आप लेट उठ रहे हो. And I would always tell them कि यार कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करो. Sometimes वो नहीं भी हो पाता है, लेकिन ट्राई वही करो कि एटलीस्ट वो उतनी तो बेयर मिनिमम मिल जाए आपको. That's how we kind of manage our travels as well. Our management also knows about this. So शायद लेट नाइट अगर गिग किया है और ऑब्वियसली अगर कहीं जल्दी पहुंचना है कि हम एक सिटी में और दूसरी सिटी नेक्स्ट डे पहुंचना है, then you obviously have to take like early morning flights, make sure that you reach there. लेकिन अगर वो नहीं है, then we always tell them कि यार दोपहर के आसपास की रख, so that everybody is done with their नींद. 8 घंटे की नींद ले लें वो. But it's very difficult, bro. And trust me, I'm telling you, it's लोगों को लगता है कि it's just those 2 hours, 3 hours of performing. उसके पहले का काम लोगों को नहीं दिखेगा, और उसके बाद रैप अप करके जब every single thing is done, we might be leaving with the sound guys later. वो भी हुआ है कि everyone, they experience it, right? They've experienced it, they've gone. You're probably भीड़ बहुत ज्यादा है, आप निकल नहीं सकते, या बैंड में जो भी है, there are a number of reasons. तो साउंड वाले पैकअप कर रहे हैं, हम लोग तो अभी भी वहीं पे हैं, उनके साथ निकले हम. So there are these schedules as well. So for an artist, there is no schedule. No schedule is the best schedule. Okay. आपने जो भी अभी बताया कि मतलब आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ काम करते हो, और जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बार आप मतलब अपनी टीम में नए नए लोग को देख रहे होंगे. लाइक पूरा साउंड का डिपार्टमेंट टोटली डिफरेंट हो गया, लाइक उनकी टीम अलग है, आपका बैंड जो है उनकी टीम अलग है. तो एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे आपसे ये जानना है कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी खुद की टीम नहीं संभाल पाते जो 5 लोगों की है, तो आप हर बार एक नई टीम को कैसे मैनेज करते हो? और दूसरी चीज कि आपकी क्या लर्निंग है जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहोगे फॉर इन टर्म्स ऑफ टीम मैनेजमेंट? One is to delegate work. You should know to delegate work. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही करते हैं सब कुछ. और ये this also I've learned later. I was that person as well कि यार नहीं यार मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों दे रहा हूँ किसी को, मैं खुद ही कर सकता हूँ, I can handle it. But in that process you're also, there are few more things that you can do जो आप नहीं कर पा रहे because आप 10 चीजें हैंडल कर रहे हो साथ में. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि placing the right person at the right position
and delegating the work. And to be very sure of what you want to do in terms of performances also. There are quite a lot. और अब तो इतने सारे genres हैं, इतने सारे performers हैं. You have audience for every genre and every singer. So what you give is, so as an artist, I would want to have like this. This is what I want to do. Like this is the structure that I would want to follow. Then you probably tell the team, okay, this is what it is, and this is what we're going to do. So just the clarity is enough. ओके, बट हर बार कोई नए टीम मेंबर पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हो आप? मतलब This लाइक अभी आज ही उनको जानना स्टार्ट किया, लाइक आपको आज ही फर्स्ट टाइम मिला है और वो पूरा आपका साउंड सिस्टम संभाल रहा है, तो यह पूरी दुनिया ना लीप ऑफ फेथ पे चल रही है. ओके. And that is what you have to do. You have to take a leap of faith. So I'll tell you my process. तो जब मेरे साथ कोई नया जुड़ता है ना, मैं उनको अपना काम नहीं बताता. I'm very sure of this. I've told this like to a lot of people. I don't tell them what to do. Even if it's a new guitarist or a new drummer who's entered पहली बार बजा रहा है, मैं उसको शायद प्लेलिस्ट भी नहीं देता हूँ. Genuinely, and this a lot of people would feel कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन this is how it has been. मैं शायद एक रफ स्ट्रक्चर दे दूंगा. I'll never practice. I'll tell you why. Because I want him to bring his expertise to the sound that we create. राइट. हमने इतना मैकेनिकल, म्यूजिक को भी इतना मैकेनिकल बना दिया कि this is how people are supposed to do. This is the version. This is how the lick is played. This is the riff of the song. ये वो हमने इतना वो स्ट्रक्चराइज कर दिया उसको कि people who play that music, they also forget to enjoy कि they're supposed to be on the stage and enjoy it also. The whole point that he's playing with me on stage is because he's a good musician. तो मुझे अगर कोई नया गिटारिस्ट है, मुझे उसको गिटार कैसे बजाना है नहीं सिखाना है. मुझे उसको खाली इतना बताना है कि तू एंजॉय कर. Have a great time. The whole reason that he's playing with me is because I know his sound. मैंने उसको कहीं तो सुना है, राइट, कि अच्छा इस तरह से बजाते, तो आई नो कि ये वो थॉट प्रोसेस समझ लेगा. अब मुझे उसको ये नहीं बताना है कि तू गिटार में ये बजा, तू गिटार बजा, या ड्रम्स है, दिस इज हाउ यू. एंड इनफैक्ट आई विल टेल यू व्हाट, देयर आर अ लॉट ऑफ वर्जन्स जो नए लड़के आए, वो अपना एक्सपीरियंस डाला और वो वर्जन्स फिर वहां पे शिफ्ट हो गए. सो समटाइम्स they bring in new ideas and you feel like, yeah, this is a brilliant idea, we should do this always. So then sometimes a band is now performing according to their sound, which is the fun of it. जब आप एक ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो there are 6, 7, 8 people bringing their expertise, their musicianship, their whatever experience that they've had in the past, bringing all of that to make sure that the sound is bigger, better for the audience to experience it. So this is what मेरे को तो मैं हमेशा और हो सकता है कि 2 या 3 शो में आपको लगे कि अब तेरे को इनपुट देना पड़ेगा. That's when you give the input के dude, ये थोड़ा ओवर हो रहा है, इसको थोड़ा कंट्रोल कर ले. This is what we plan to do. So then there's a discussion happening. Okay. But starting is always a leap of faith for me. And that as zaruri nahi hai, that will not backfire. That has backfired sometimes. Sometimes the gig was like, मैंने क्या सोचा था और ये क्या बजाया इसने. But fortunately, there are few of us who've been playing regularly or together for at least 15 years. Okay. My guitarist has been around, Anup has been around for together for almost 20 years. Chinmay, my bassist, has been around for almost 20 years. So ये जो कुछ लोग हैं वो फिर पकड़ के रखते हैं. अगर मैं आगे हूँ, I know कि मेरे पीछे वाले जो बंदे हैं ये लोग पकड़ लेंगे. कुछ नहीं होगा तो वो अगर ड्रमर कुछ और बजा रहा है, probably Chinmay will turn around and tell him के ये बजा, और Anup will tell him के this is the drive. So sometimes that also happens. Right. So leap of faith, just have fun. Okay. But कई बार स्टेज पे आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जो रियल लाइफ ब्लूपर्स होते हैं वो हुआ? बहुत बार, हर शो में. एक शो में कोई ऐसा जो फनीएस्ट मोमेंट क्रिएट हुआ हो और आपको अभी भी याद हो या शेयर करना चाहो? Funniest, I won't give names, ठीक है, I'll give you this funniest. So there was this gig we were opening for a band of boys in Baroda, MSU. Huge show, परामर्श करके उनका एक फेस्ट होता है, उसके लिए बजा रहे थे हम लोग.
huge show, we're all prepared. Just 3 days before the gig, our regular drummer, he had an accident. Okay. He broke his ankle and I think thigh में भी कुछ था, तो surgery होने था, all of that. Now he could not play the gig. ये confirm हो गया था कि ये gig में वो नहीं बजा पाएगा. So there's another drummer that we got in. Now this guy, so I had played with him in the Garba set. Okay. तो मुझे पता है कि वो अगर 2-4 जो बीट्स हैं अगर वो पकड़ के रखेंगे, because when you're opening, it's not 2 hour set. Opening is always like a 45 minutes an hour का set, where you have to pump the crowd to the level where now when the headlining act comes in, they're already here. The energy is already here. That is majorly the work of the opening act. There were these songs like We Will Rock You and all of that stuff that we were playing. So it's a very simple track. और वो क्योंकि मेरे को मालूम था कि उसको सिंप्लीफाई करना है, we took all of these tracks के simple कर देंगे. Now because this guy came from a Garba background, he just couldn't understand the beat. It's a simple beat. Simple beat. But क्योंकि गरबा में आपको fillers मारना बहुत important होता है, तो he's going tick tick tack tick tack tick, and I'm like, यार ये नहीं कर रहा है. अब now, see now, this is the fun part of it. Now the crowd is also seeing it. Crowd is with us because हम लोग ने announce कर दिया था that regular drummer couldn't be with us and all of that. So now they started enjoying. So he's going tick tick tack tick tick, and they're clapping. They've been going all. So it becomes, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये rhythm है, but he's just not getting it. Okay. So these are bloopers, like, and crowd उसमें भी, उसमें कि हाँ, absolutely, crowd got it and they played along with us. अच्छा. They played along saying कि हमको पता है कि he's not the regular guy, not the regular drummer, and we know कि he's giving that Garba groove as well अंदर. So We Will Rock You on Garba groove, we did it. सही है. And then everybody's clapping, like literally दो ताली चल रही है उधर. Okay. So these are these funny things. बस वो क्लिप हो तो मुझे भेजना. Yeah, I will. मेरे को भी ढूंढनी पड़ेगी. This is back in 2008-9 something. But this is the best part of playing for college crowd, because they're so happy. They just want to come there and enjoy. Yes. उनको जैसे हम शादियों में बोलते हैं ना, फूफड़ आ जाते हैं और कह रहे रोटी में बटर ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता उधर. They want to have a great time. Right. So and we did. We had a great time playing and we laughed, and we're on the stage, we're laughing, we're having a great time talking about it. Okay. Now आप ऐसी कोई मोमेंट बताओ कि जिसमें थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट हो गया और आपको लगा हो कि मजा नहीं आया आज, ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहो. There's so many of them. Sometimes what happens is it's also ego clashes, no? Sometimes client ने आपको directly book कर दिया and the event manager. See, it's also run. The reason I say this is a complete business, and the reason ये coordination में ही run करता है. So अब now it's an ego clash कि event manager बोलेगा मैंने जो artist बोले थे वो नहीं आया और ये client ने आया, तो अभी artist को परेशान करेंगे. So now the stage is right there, the band is right here, the sound is facing the band. So ऐसे भी हैं, then you have to tell the clients कि this is not right. हम try कर रहे हैं, हम जितना हो सकेगा cordial रहेंगे, coordinate करने का try करेंगे, cooperate करेंगे, लेकिन इस तरह से तो बजा ही नहीं पाएंगे क्योंकि technically also wrong. Right. So those things as well. And then there are these heated moments where sometimes the crowd is not responding to things that you want to. So when I used to sing in this mixed band, there were मेरे अलावा भी बहुत सारे singers थे. So they would boo the other singer because they would want me to come on stage. Which is not right. मेरे को लगता है कि हर एक singer अपना एक expertise लेके आता है. हर एक every single one who is in that band, he's been told to do a certain role. Because you are not open to accept that, don't blame it on the artist. तो आप boo कर रहे हो उनको, उंगलियां दिखा रहे हैं, all of that is happening. And then you eventually have to stop that song, bring me on stage. Then they're all
बट मेरे को समटाइम्स आई फील बैड फॉर दैट एज वेल कि म्यूजिशियन आपको एंटरटेन करने ही आ रहे हैं. They all they want to do is for you to have a great time. Don't boo them. Maybe wait for 5 minutes या 5 मिनट रुकोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक गाना खत्म हो जाएगा. You will have the other one. और वो 5 मिनट में इतना गंदे तरीके से उसको बू कर लेंगे. लेकिन so that's something that I feel के, और ये बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होता है. जसलीन रॉयल was a great example. जब Coldplay के लिए ओपन कर रही थी, people booed and she was trolled on social media like crazy. Yes, there is a stage that somebody has to be given. कि एक स्ट्रेचर के बाद कि this is, अब Coldplay के लिए ओपन कर रहे हो तो there is a stretcher, but don't boo her so much that वो कॉन्फिडेंस ही टूट जाए उसका. something like that. Now एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2005 से लेके भी 2025 तक आपने ऑलमोस्ट 20 इयर्स ऑडियंस के साथ बिताया है. तो मुझे जानना है कि 2005 की ऑडियंस को मतलब क्या अच्छा लगता था और उसके बाद ऑडियंस में क्या ऐसा इवॉल्व हुआ कि जो आज टोटली डिफरेंट हो रहा है. तो मुझे ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जानना है कि आज उनको किस टाइप का म्यूजिक पसंद आता है. क्या टेक्निकली चीजें वो समझ में आने लगी है उनको कि जो आप जैसे आर्टिस्ट को भी सिलेक्ट करते तो वो ध्यान में रखते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए. सर मेरे को लगता नहीं है टेक्निकली कुछ, nothing has changed really. Now it's just better sound system, better guys operating it. Okay. Technically that is like better visually, better LEDs and lights and all of that. So visually that has changed. Musically I don't think there is a lot of change. People are still listening to a lot of commercial stuff. I just wish that people are open now to listen to original stuff. क्योंकि ओरिजिनल स्टफ में इट्स ओनली व्हाट इज प्रमोटेड थ्रू बॉलीवुड कि जिस गाने का फुल फ्लेजेड मार्केटिंग हुई है. एंड आई नो फ्यू ऑफ दीज सॉन्ग्स जिसमें करोड़ों मार्केटिंग में गया है एंड देन इट्स पिच्ड लाइक इट्स अ वायरल ट्रैक. इट्स नॉट लॉट ऑफ पीपल पुटिंग इन एनर्जी एंड लॉट ऑफ मनी पम्प्ड इन मेकिंग द सॉन्ग वायरल. लेकिन अगर ओरिजिनल सुनेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक दैट इज कमिंग आउट ऑफ इंडिया. ओके. बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हैं. ऐसे आर्टिस्ट जो रडार में साइंड हैं, रडार की प्लेलिस्ट में टॉप लिस्टर्स हैं अहमदाबाद से. एंड पीपल इन अहमदाबाद डोंट इवन नो अबाउट देम. ओके. आपने कभी अपने ओरिजिनल सॉन्ग को मतलब कोई सेट ऑफ लिस्ट म्यूजिक का जो आपने बनाया है जो कोई क्राउड के लिए आप परफॉर्म करने वाले हो और सडनली आपने बीच में आपका कोई ओरिजिनल ट्रैक डाला हो और क्राउड को बहुत मजा आया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? So I'll tell you what, there are these tracks like Mood Swag, जिसमें Hrithik Roshan was featured and KL Rahul was featured and beautiful. It became really huge. Mood Swag is still something that people want me to sing. And it's a story again. मेरे को इसलिए मजा आता है क्योंकि Mood Swag is not a very, it's just not a random story. It's a story about this guy with a दाढ़ी और उसका confusion in life. Okay. That is Mood Swag. कि यार माँ बोलती है क्या मवाली बन के घुमा हुआ है तू, दाढ़ी निकाल, और फिर बाहर जाते हो गर्लफ्रेंड बोलती है कितना हीरो लग रहा है. तो नाउ इमेजिन द कंफ्यूजन ऑफ दैट गाय. ओके, कैन यू सिंग 2 लाइन फॉर दैट सॉन्ग? बढ़ गई है मेरी दाढ़ी बिना पैसे के उधारी, लगता हूं मैं मवाली ऐसा मॉम कहे, मुझे क्यों लगता है क्या फर्क पड़ता है, दाढ़ी है बड़ी करारी गर्लफ्रेंड कहे. सो दैट्स those are the confusion of that guy. तो ये आपने कंपोज किया था? This is me composing and writing the song. And then we did it with Beardo, जो brand है, we did it with them. So that song became really popular. It's still one of the most popular one in the set. माझी रे करके एक ट्रैक है मेरा. Okay. Which is a story of this guy who's crossing the river और river के उस साइड उसकी मॉम वेट कर रही है. अच्छा. And बीच में कुछ होता है. Now he'll not be able to make it to the other side. So the very intense. This I wrote when I was in college. नहीं, वो वाला टाइम होता है जब आपके मॉम डैड से बात होती है और तू घर कब आ रहा है एंड आप बोलते हो कि मम्मा दिवाली में आ रहा हूँ. एंड दिवाली में कुछ भी आ जाए, सबमिशन आ जाएगा, शो आ जाएगा, कुछ काम आ जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट नाउ. सो मम्मा अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं बाद में आऊंगा. दैट बाद में समटाइम्स नेवर कम्स. सो दैट सॉन्ग इज अबाउट दैट. बेसिकली रिवर क्रॉस कर रहा है और माझी जो है, माझी इज द बोट गाय. लोगों को लगता है माझी रे नहीं है, वो माझी रे.
is the boat guy, and he's telling Maji about his mother, Okay. explaining कि वो क्या क्या करती है और मेरे को कहाँ जाना है क्योंकि उस साइड लेके चल, मेरी मॉम वेट कर रही है वहां पे. Hmm. So Majire is one of those tracks. Dastak has become really popular. In fact, last few gigs, people have been calling out for Dastak. So मजा आ रहा है मुझे. Mona Rita from Trisha on the Rocks is again one of those tracks जो Hmm. people love it. Or it was probably the first time Gujarati film में English गाना था. Hmm. So that song has picked up really well. In fact, that song has a lot of audience from Japan, China, Northeast के बहुत सारा crowd है. They're listening to the song. Hmm. US, it's picked up really well because it has this very Spanish, Portuguese vibe also. So yeah, all of those tracks. Hmm. So let's play one rapid fire round. Done deal. Let's go. आपके हिसाब से सबसे क्रेजी क्राउड कौन सा सिटी में है? Crazy crowd. Yeah, really good crowd is, if that is what you mean. I love Pune ka crowd. Okay. I've loved Pune ka crowd. I've loved Coimbatore ka crowd. Beautiful crowd. People who want to listen to a lot of music as well. But if you say crazy crowd, I think Rajkot, bro. Oh. Rajkot, I love Rajkot ka crowd. They're so spontaneous and reacting. They'll tell you what they like, they don't like. They're like, I love Rajkot ka crowd. There are a lot of people who will tell you otherwise. I love Rajkot ka crowd. Okay. Now आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा सिटी है जिसका मतलब क्राउड आपको समझ में नहीं आया हो या फिर टाइम लगता हो जिसको समझने में ही? Yeah, Haryana. I couldn't understand. So, obviously, and then you understand what is the kind of music that they're listening to also. Hmm. So they have this very typical Haryanvi techno. I don't know, a lot of people would understand. Haryanvi techno is like this next level thing. That is what they listen to. And then when you bring rock or pop rock, alternate pop rock there, they'll be like, "Hey, kya kar rahe ho bhai?" So that's there. But I think something that I've found, obviously we did the show, बहुत अच्छा गया, because then there's this conversation as an artist that you have to do with the audience as well to bring them in, and had a great time. But time लगा था वो crowd को understand करने के लिए इन्हें चाहिए क्या. Okay. मैं अभी इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आपने जैसे बोला ना टेक्नो हरियाणवी मतलब Bro, भयंकर. नाउ आपका मोस्ट मेमोरेबल शो कौन सा है? So many, yeah. We played with Atif, was one of those memorable ones. Arijit was really, really amazing. Shankar Ehsaan Loy. And I think every show is a memorable one, yeah. Maybe when I sit and think of it, even the one that we did last week at Ruchit's was a brilliant show. Okay. So for me, sometimes you also have to understand where you're performing, what you're doing, how you connect to people, किस तरह का gig बजा रहे हो. तब मैं college gig को comparing it with like a शादी gig is also sometimes के आप compare नहीं कर पाओगे, लेकिन both of them are so unique in their own ways. So yeah, love all of them, yeah. Every single one who's enjoying the music, I love all of them. Okay. Now it's very tough one. Studio, stage या bike riding, तीनों में से किसी एक को चूज करना हो तो क्या करोगे आप? Ooh, very difficult. I think, but just with like 1 or 2 points, maybe the stage. कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपका ड्रीम हो उनके साथ परफॉर्मेंस देने का? So many. I want to collaborate with a lot of people. बहुत सारे artists हैं. But somebody I really, really want to do something is with Hariharan ji. I want to make sure that at least he sings one of those tracks. Probably Sir अगर आप सुन रहे हैं, would really want to. I think genuinely Hariharan Saab is the velvet voice of India. Genuinely, he's the velvet voice. So yes, Hariharan Saab and Coldplay is somebody I would definitely want to. Martin Garrix, Nuclear. ये मेरे दिल में रह गया because we did few tracks together, and that was a time when they were a duo earlier, Bandish Project.
and I did tracks with Bandish, and then दोनों टूट गए. मतलब as a band they were not working together. But I would want to do something with Nuclear as well. With them as well, yes. Okay. So you are late night person. I know that. I would like to ask, you are a tea person or a coffee person? Always a coffee person. Okay. One weirdest moment on your show that you would like to share? The weirdest, क्या हो सकता है weirdest? Every single thing. There was a time when we were performing for Panch Mahotsav, Panchmahal में, and as soon as I got off the stage, मेरे को छील लिया था उन्होंने. मेरे कपड़े फट चुके थे. And this is out of love. It's not like we had a great gig, everybody dancing, having a great time. As soon as we got off the stage, the gig is over, everybody came running to the backstage. मेरे को पता नहीं कितनी जगह छिला हुआ था. All of that stuff है. So that sometimes you feel like, यार ऐसे तो कैसे टच कर दिया है तुम लोगों ने इनको कि मतलब this is the level of love that they would want to show. But that's how, and then you realize कि यार बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कैसे होता है. कैसे उनके कपड़े फट रहे हैं और क्या हो रहा है. That's the kind of love that people feel for them. And yeah, that's one of these gigs that I remember. Okay. One of the best learning that you have got from the stage? To just flow. Okay. To just flow. You don't preconceive your life. कोई preconceived notions के साथ जाओ मत. Go there, enjoy, absorb that vibe as well, understand what that energy is, and then flow. In life also. That is what I do. When I flow in life, I just want to, maybe tomorrow music is not a part of my life. That's also okay. मुझे मालूम है कि I'll still enjoy my life. I'll still flow. I'll still do a lot of stuff that makes me a better person. That is what my life goal has always been, to be a better person. Better musician हो जाएंगे. There are n number of musicians here. Better musician हो जाएंगे, better singers हो जाएंगे, guitarists हो जाएंगे, composers हो जाएंगे. To be a better person is something that I strive for. From your journey, that one advice that you would like to give to your audience as well as the person who was struggling in music. मतलब उसको पता है कि उसको यही करना है, but still situation उसको support नहीं कर रही है, तो उनको आप क्या advice देना चाहोगे? Patience. Be patient and keep doing what you're doing. That is the only advice I can give you. और ऐसी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जहां पे आपको लोग बता पाएंगे दिस इज व्हाट यू शुड डू, कि ऐसे ही होता है. ऐसे कुछ नहीं होता है. यू मेक योर ओन ब्लूप्रिंट. यू ट्रैवल योर ओन पाथ. यू कार्व दैट रोड फॉर योरसेल्फ. तो आई थिंक दैट्स बट बी पेशेंट. मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि ये जो बोलते रहता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मेरे को नहीं लगता फर्स्ट मूवर को कभी भी एडवांटेज होता है. फर्स्ट मूवर इज ओनली एक्सपेरिमेंटिंग, फिगरिंग आउट व्हाट ही कैन डू एंड देन carving that path. It's always the second mover who has the advantage because now he has a reference point. So if you are a first mover, और ये मेरे साथ बहुत रहा है कि I have always been like, yeah, this is what I want to do. क्या ये सीन में हो रहा है? नहीं हो रहा है, but I still want to do it. Then it's a longer process. It's always a longer journey. In fact, most of your musicians आइडिया भी नहीं था उनको टेक राइडर क्या होता है. I was the one who introduced टेक राइडर in the scene. कि टेक राइडर करके एक चीज होती है जहां पे जो बैंड बजा रहा है उसको एक छोटी रिक्वायरमेंट है that has to be fulfilled for him also to enjoy the music. Right. तो that is something I always tell people कि अगर आपको करना है then be patient because now that you've taken the path that nobody has taken, it is going to be a longer route. So just keep doing it, enjoy doing it and be patient. हमारी इंडस्ट्री में AI जब से आया है तो हमारा काम बहुत इजी हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की जॉब भी जाएगी इसमें से. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने से आपकी इंडस्ट्री में क्या चेंज आएगा वो भी मुझे थोड़ा जानना है. मुझे पता है कि एज अ परफॉर्मर AI कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन Yeah. वो कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर
आप उसका कैसे यूज करना चाहते हो आगे जाके? सो डिसरप्शन तो डेफिनेटली है, इट विल अफेक्ट। लेकिन अगर आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि एआई जो ह्यूमन लेवल पे करना है वो तो नहीं कर पाएगा। It'll probably give you ideas. If you vibe with that idea, probably you can work on it. Obviously, go ahead, ये सब tools हैं, इनको use करो. Now that you have it available to you, you know, smallest example is जब हम 60s 70s में थे, हम हर चीज रिकॉर्ड करते थे, राइट। ठीक है? और एक टेक में करना है गाना, चालू किया है वो पूरा 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट जो भी जितने भी टाइम का गाना है वो पूरा का पूरा एक टेक में चलेगा। तो सिंगर इज इन द स्टूडियो एज वेल, परफॉर्मर्स आर इन द स्टूडियो एज वेल, देन सीन चेंज हुआ, अब टेक्स ले सकते हो, वो वाला सीन आ गया। देन यू हैड VSTs, सो बहुत सारे म्यूजिशियंस चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक कम होना चालू हो गया। येस, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ दीज पीपल हु विल हैव टू अडैप्ट। प्रॉब्ली अगर आप एक ही चीज में अटक गए हो कि यही मैं करता हूँ और यही चीज अगर AI कर सकता है, then it is a problem for you. But as a musician, I always tell people to grow. Like, don't just keep doing one thing. Also look at all the other things. I'll give you smallest example. I was always a singer composer. I was never a producer. ओके। I started producing because I figured that अगर मैं produce करना चालू करूंगा तो मेरे लिए कम टाइम होगा. I'll also save money. Also understand music, even the minutest of the things that people talk about. I'll be able to understand that. That's how I started producing. I started producing very late, probably in 2019, 2020-ish. तब चालू किया था मैंने. COVID was the best time for me. Because तब मेरे को टाइम मिल गया सिर्फ जो मैं प्रोड्यूस कर रहा था वो करने का. So I had a great time just being with myself. स्टूडियो, खाना, एंड दैट्स इट. आई वाज ऑल अलोन. सो बहुत मजा आ रहा था वो टाइम. दैट्स व्हेन यू लर्न. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ, इनफैक्ट बस 4 दिन पहले मेरे को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी इन दुबई. बेसिकली अ म्यूजिशियन, पाकिस्तानी म्यूजिशियन सेटल्ड इन दुबई. Through a friend, he gave me a call saying that he loved Dastak so much and the production in Dastak. And in my head, I'm like, this is so cool. I've reached from somebody who had no idea about what production is to somebody whose production is people liking the production. राइट। And that for me is a great learning journey. And वो last 20 साल का कर्व नहीं है, वो last 5 साल का ही कर्व है as a producer. So for me, I've always been a student. All I want to do is learn from the bestest people around. Now you have YouTube. Please go learn from YouTube. अब तुम्हें courses करने जाना भी नहीं है. So AI has helped every single, so many musicians. I always tell them कि get into production. अपना गाना है, तुमको you would know the best sound of that song. मुझे दूसरा ये भी जानना था कि हम लोग लास्ट मंथ एक चीज रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक बीट AI से बना के डाल दी रील में. हाँ. तो मुझे आपसे ये जानना है कि AI से कोई डिजाइन किया हुआ क्लिप या वॉइस नोट आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? हाँ, कैसे कर सकते हो? आई थिंक यू हैव थंब प्रिंटिंग बोलते हैं उसको. ओके. जब आप डालोगे तो, और वो अब बहुत सारे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने बोल दिया कि द म्यूजिक प्रिंटिंग, जो थंब प्रिंटिंग बोलते हैं, म्यूजिक थंब प्रिंटिंग, वो आ जाएगा. तो लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू टेल यू इज इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम AI और नॉट. ओके. बट आई ऑलवेज टेल देम कि अगर दैट इज व्हाट इट इज, मे बी अ लेयर ऑफ your own process, maybe a layer from some VST, maybe something that you've played on that layer will always help. So then उसके बाद AI generated नहीं है, then these are your ideas. It is the idea that is important. आप कहाँ से जनरेट कर रहे हो, कैसे जनरेट कर रहे हो, क्या प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, प्रॉम्प्ट आपको क्या दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Use them as tools, use them to better that song and understand. आपका फोकस ये नहीं है कि मैंने AI से जनरेट किया है, आपका फोकस है कि मैं अच्छा गाना जनरेट करना है या अच्छा गाना प्रोड्यूस करना है. आपका फोकस वहां पे है कि यार गाना अच्छा होना चाहिए. फिर वो AI गिटार बजाए या गिटारिस्ट गिटार बजाए या कुछ भी हो, तो गाना इंपॉर्टेंट है. फिर AI से है नहीं है सब. अभी लास्ट ईयर कोल्ड प्ले हुआ था अहमदाबाद में,
और वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट अभी तक का शो था। ये बाहर के लोग आके हमारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके कर रहे हैं, तो आज तक इंडिया में से कोई आके क्यों ऐसा नहीं कर पाया? उसका रीजन आपको क्या लग रहा है, या फिर कोई अभी इसके ऊपर काम कर रहा है, कोई सोच रहा है? यार बहुत सारे लोग कर रहे हैं. म्यूजिक Okay. फेस्टिवल्स आर द you would have seen Sunidhi Chauhan's latest gigs that she's doing. Arijit has done crazy work already. Obviously, the style of gig is always different. Diljit is doing crazy work. Karan Aujla and all of these people, they've done some amazing work as well. They're making sure that all of these facilities that we have, they're using it big time. Also, because this is a business, you have to make sure कि आप इतना बड़ा गिग करेंगे तो आपकी टिकट्स भी तो बिकनी है, क्योंकि उतना ही पैसा आप डाल रहे हो, प्रोडक्शन में उतना डाल रहे हो, तो टिकट्स बिकनी भी तो चाहिए. राइट. एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग दैट बिग, लेकिन क्या मेरे नाम से वो ऑडियंस क्या मलेशिया सिंगापुर से ट्रैवल करेगी? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नो, सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज वेल कि इफ यू smallest stages पे तो there are so many. Imagine Anuv Jain on single guitar is selling out 8,000 plus 9,000 plus crowd. It's crazy. Or probably even more. I think 20,000 plus crowd. It is crazy numbers, bhai. So it's also then production level पे आपको वो भी सोचना कि कौन आर्टिस्ट कितने टिकट सेल कर रहा है. And then अगर वो हो रहा है, people will. Okay. I remember being a very close part of the Bryan Adams gig that happened. Bryan Adams के लिए imagine इतने लोग ट्रैवल करके आए हैं बाहर से, तो we already have, लेकिन क्या वो लोग कोई लोकल आर्टिस्ट के लिए ट्रैवल करके आएंगे? मैं भी नहीं लगता आएंगे. So that's also one thing, because it is a business. A lot of people associated to the business also have to make money. Right. उनका भी एक टर्न अराउंड है कि अभी करोड़ों डाले हैं तो उनको निकालने भी तो हैं. ओके. दूसरा एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं पूछ ही लूँ अब. इवेंट मैनेजर्स जो भी इवेंट करते हैं, लाइक नवरात्रि हो गई, तो न्यूज में लास्ट 2-3 साल मतलब आफ्टर कोविड ये सुनने में आया कि अहमदाबाद में गरबा की टिकट्स अराउंड 20,000-25,000 में एक सिंगल पास मिल रहा है. नॉट इवन दैट, मतलब जो भी सिंगर्स आते हैं तो मतलब उनकी फ्रंट की जो टिकट्स होती है अराउंड 2-3 लाख में भी बिकती है. तो क्या सच में इतना एक्सपेंसिव होता है या फिर हाइप क्रिएट किया जाता है? यार एक्सपेंसिव होता है, यस इट इज एक्सपेंसिव. हाइप क्रिएट किया जाता है, हाँ हाइप क्रिएट करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग. हाइप क्रिएट किए बिना कोई भी प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? राइट. इट इज द सेम स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड इन ऑल दी अदर ब्रांड्स एज वेल. क्या हमको एक ब्रांड का शुगर कोला पी के वो एनर्जी आ जाती है कि हम पहाड़ से कूद जाएंगे? नहीं, इट इज द हाइप. इट्स जस्ट द वे दे सेल इट, राइट? तो इट्स जस्ट दैट यार. एंड आई थिंक इफ इट वर्क्स फॉर पीपल, इट शुड. लॉट ऑफ पीपल हैड अ प्रॉब्लम कि आटला तो कहीं होता हसे 15,000 ની ટિકિટ. હા, પણ લોકો જાય છે ને. If it's the FOMO that he's created, then it's a great FOMO to have. It's good for the industry only. Good for all the performers who will come in. In fact, performers कब तक आपके छोटे-छोटे prices पे करेंगे? They would also want to do it. And then event managers also. You want all the entertainment from के entertainment के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप सामने दे भी तो नहीं रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम पे एंटरटेनमेंट डाला होगा तो कॉल आ जाएगा, भाई फ्री पासेस है, देखना फ्री पासेस. दैट्स आल्सो देयर, नो? So just the part of the industry. I think it works. Okay. If it's working for a lot of people in creating that FOMO, okay, मैं नहीं जाऊंगा तो I'll miss out. Then you should pay and go. Okay. Like we are from Ahmedabad, so मुझे जानना है कि अहमदाबाद में अगर बिजनेस की बात की जाए तो ऐसे कौन से फ्ली मार्केट्स या ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो इवेंट मैनेजर्स अभी नेक्स्ट 2 to 5 years में प्लान कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ है और जिसका बहुत अच्छा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? वो आप क्या देख रहे हो? यार इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत सारी चीजें हैं. समथिंग दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू इट. ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, बट अभी छोटे लेवल पे हो रहा है, बिकॉज दे आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग कि ये करना चाहिए. तो आप 200 लोग के लिए करोगे, फिर 500 लोग के लिए करोगे, 1000 के लिए करोगे. बट
a lot of things. लेकिन वो ट्रेंड की तरह भी है, वो आएगा और जाएगा. Like last 2 years, these Sufi sets became like a trend. So every single one was wearing a black kurta and sitting there and doing a Sufi set. Association कुछ भी नहीं है. It's just that playlist जो आपने रट ली है और आपने वो सूफी सेट के नाम पे बेचना शुरू कर दिया. It is what it is. It's the same with bhajan concerts. Abhi, right now, people have started experimenting with a lot of bhajan concerts. Probably going to pick up in like next 2-3 years. It'll be a big thing. Because I think also this generation is connecting very well with spiritual aspect of it as well. They want to make sure what is spirituality is not something that we will get into, because that's very debatable. How do you connect spirituality with things that you do is also very relatable, debatable. So yeah, I mean, अच्छा आदमी या अच्छा ह्यूमन बनना तो नहीं सिखा रहे हैं लोग, लेकिन भजन करना सिखा रहे हैं, which is a great thing. So if it's working, great for people, yeah. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जब कॉलेज में था, आई थिंक तब 3 Idiots मूवी आई थी, तो तब उसका जो सॉन्ग वायरल हुआ, उसके बाद मैंने एक ट्रेंड देखा कि हर किसी को मतलब गिटारिस्ट बनना है. तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत मतलब आपके लेवल पे बहुत सारी कंपटीशन आई होगी. तो अगर हमें किसी फंक्शन में किसी आर्टिस्ट को बुलाना है तो वो जेन्युइन बंदा है कि नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करे? हाँ, this I love. You know, Panga is with social media. Everybody is a star. आप social media पे देखेंगे, so now actually when you see content on social media, actually you should be giving a lot of applause to the content creators, whether these filmmakers and editors who are creating that content. अगर ये singers को आपने live सुन लिया, you'll be like, I'm not going to call them again. But then social media is where you want to make sure the validation is there कि singer का social media बड़ा तगड़ा है. तो social media ये, और वो अपने गाए हुए गाने भी नहीं डाल रहा है. Recorded stuff, like what people do with reels and stuff, all of that stuff. What you should definitely do, and I tell this to a lot of clients, go talk to event managers that he's worked with. And different event managers that he's worked with. Sometimes event manager also एक ecosystem भी है कि एक ही event manager एक artist को बेच रहा है क्योंकि उसको cut भी बहुत मिल रहा है. This is also there and can be very controversial, and I'm very open to this as I keep talking about all of this on social media also. You have to check that artist ka spread, where the kind of work that he is doing, the kind of work he has already done in the past, and the reviews that he's generated. Doing that. क्योंकि आजकल इतना सारा रिकॉर्डेड चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं चलता रिकॉर्डेड और गाया हुआ या बजाया हुआ म्यूजिक में डिफरेंस क्या है. They're prone to recorded, क्या हमको तो यही चाहिए. राइट. बट आर्टिस्टिक वैल्यूज कब आएंगी, जब आप ऐसे आर्टिस्ट को लेके जाओगे कि जो अपने दम पे पूरा का पूरा खींच के लाएगा. So that's something that I tell people के clients, please 10 event managers को पूछो, and not just one event manager or maybe an artist manager that you're working with. Don't just ask him. Ask 10,000 people out there, or not 10,000, 10 event managers out there, and their experience with that artist. It makes it much easier. Because there have been a lot of time कि यार हमने वो सोशल मीडिया देख के बोल दिया, फिर मजा ही नहीं आया शो में. पर तुम्हारा फॉल्ट है ये. सोशल मीडिया देख के तुमने अगर आर्टिस्ट को बुलाया तो तुम्हारा फॉल्ट है ये. So thank you so much, Binny, for coming on my show. So it was great learning from this conversation. Thank you so much, man. I'm glad. And all the best for your future. Thank you very much so much. Thank you so much for coming. Thank you.